स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके सॉल्यूशन दोनों ही पूरे कर लिए हैं। दोनों ही वीडियो की लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये वाली वीडियो देखने से पहले आप वो वाली वीडियो जरूर देख कर आए। और उसके अंदर भी मैं आपको चॉइस देता हूं कि आप चाहे आप 2.1 का सॉल्यूशन मत देखो, कोई बात नहीं है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप 2.1 का केवल इंट्रोडक्शन ही देख लेते हो तो आपको 2.1 का सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर एक ही क्वेश्चन गिवन है, वो 2.1 के अंदर ही कवर करा हुआ है हमने, 2.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर ही। तो आप बस वो देख लो, फिर बुक से आप अपने खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करो तो आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स क्रैकल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, जो 2.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो शुरू हो जाता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। मतलब देखो, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, उसके जो जीरोस होते हैं उसके साथ में उसके पॉलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, उन सबका रिलेशन क्या है, 2.2 के अंदर यही बताया गया है। ठीक है, तो उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, पॉलिनोमियल्स तो लीनियर भी होता है, क्वाड्रेटिक भी, क्यूबिक भी, तो हमें तीनों के तीनों को यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले जो सबसे इजी वाला पॉलिनोमियल है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, उसको समझते हैं। देखो, कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, वो किस रूप के अंदर लिखा होता है, ए एक्स प्लस बी, है ना। हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है लीनियर पॉलिनोमियल्स की। यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए क्या है, ए कोई नंबर हो सकता है, एक्स वाई मतलब मीन्स 1 2 3 4, ठीक है, कोई भी एक रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो ए बेसिकली क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी एक रैशनल नंबर हो सकती है। बी क्या है, बी एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इनका रिलेशन क्या होता है इसके जीरोस के साथ में। तो रिलेशन होता है जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। एलपी का मतलब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। सो जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला होता है। अब इस चीज को मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। देखो कैसे होता है। जैसे मान लेता हूं मैं कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेता हूं मैं। लेट्स सपोज 2x प्लस 3 ले लिया मैंने। ठीक है, इसका जीरो क्या होगा, जीरो का मतलब क्या होगा, x की एक ऐसी वैल्यू बताओ कि इसके अंदर जब पुट करूं तो ये पूरा क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो इसको करने का तरीका क्या है, जीरो साइड में रख दो। जीरो साइड में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मेरे को पूरे की वैल्यू क्या चाहिए, जीरो। अगर इस पूरे की वैल्यू आपको मान लो 2 चाहिए होती है तो आप 2 रख दो साइड में। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, जीरो चाहिए, मुझे जीरो चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो लगा दिया। अब इसकी वैल्यू निकालो क्या आएगी। देखो 3 उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड। तो क्या आ गया, -3/2, -3/2। अब देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कोई एक पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, यही होता है। तो देखो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, और हमारा x की वैल्यू क्या आई है, -3/2। -3/2 को देखो आप यहाँ पे पुट करके रख लो, x की जगह लिख देते हैं हम -3/2 प्लस 3। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 में से 3 जाएंगे तो आएगा 0। यानी कि -3/2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। क्या है -3/2, ये जो पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3 का जीरो है। क्योंकि -3/2 जब x को रिप्लेस करता है तो आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर रिलेशन बताना चाहता हूं। ये क्या है, जीरो। ठीक है, जीरो सही है। जीरोस क्या क्या आया, देखो 3/2, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। देखो 3 क्या था इस पॉलिनोमियल में, 3 क्या था, 3 किसकी जगह ले रहा था, बी की जगह ले रहा था। ठीक है, तो मैं 3 की जगह अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ और नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। और 2 यहाँ पर क्या था इस पॉलिनोमियल के अंदर, 2 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। लेकिन 2 की जगह क्या है एक्चुअल में, अगर मैं कंपेयर करता हूं इसको लीनियर पॉलिनोमियल से, तो 2 क्या है यहाँ पर, ए है। तो 2 की जगह लिख देता हूं मैं ए। तो देखो जीरो क्या आ गया हमारा, जीरो क्या आ गया, -b/a, -b/a। और b क्या है, एक कांस्टेंट टर्म, और a क्या है यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के अंदर, b क्या थी, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x।
ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी का भी जीरो निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको कोई एक लीनियर इक्वेशन देता हूं, लेट्स सपोज कोई लीनियर इक्वेशन है 4y प्लस 5, इसका आप जीरो निकालो। तो जीरो निकालने का तरीका आपको पता है, माइनस बी अपॉन ए। बी की जगह क्या आ जाएगा 5, माइनस का साइन, ए की वैल्यू क्या है 4, तो -4 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये रिलेशन है, रिलेशन से निकालना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो ये तो था देखो लीनियर पॉलिनोमियल्स का रिलेशन उनके जीरो के साथ में। अब पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कोई भी होता है वो किस रूप के अंदर होता है, इस रूप के अंदर होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहां पर ए को क्या बोलते हैं हम, देखो ए किसका किसका कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो इसलिए ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है यहाँ पर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ ऑफ एक्स। याद रखना जो लीनियर पॉलिनोमियल है वहां पर बी एक कांस्टेंट टर्म था, लेकिन क्वाड्रेटिक के अंदर बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है। तो रटना मत के बी तो है वो बी जहां पर भी आएगा वो कांस्टेंट टर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सी क्या है, सी है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, क्योंकि सी के साथ में भी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इसका रिलेशनशिप समझते हैं क्या होता है, ठीक है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो ये हमारे पास में हैगा, क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरो निकालो सबसे पहले। जीरोस कैसे निकालते हैं, इसके जीरो कैसे निकालते हैं, 9th क्लास के अंदर भी आपने सीखे होंगे जीरो कैसे निकालते हैं। जीरो निकालने के लिए करते हैं हम इसके क्या, फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन कर दो, जैसे 2 और 6। ज्यादा फैक्टराइजेशन में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, वो 9th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो 2 और 6 का एलसीएम आ गया, तो ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम कितना, 6 का मतलब हो गया 2 × 3 और एक बोरा 2, तो 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6। तो देखो यहां पर अगर मैं फैक्टर ले लेता हूं ऐसे करके, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 8 को लिख देते हैं, लेट्स सपोज चलो -2x -6x, ठीक है। ऐसे ब्रेक डाउन करके लिख दिया मैंने। अब देखो यहां पर कुछ ना कुछ कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं यहां से, 2x यहां से भी कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचेगा x और यहां पे बचेगा -1, ठीक है। 2x दोनों में था, यहाँ पे दोनों में क्या है, 6 है। मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट ये लिखो आप, x-1, यहाँ पर x-1 है तो यहाँ पे भी x-1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो आप क्या, 6, ठीक है। जब यहाँ से x यहाँ पर आ गया तो बचा क्या, -6, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या क्या आ गए, एक फैक्टर तो आ गया 2x-6, दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, ठीक है, x-1। फैक्टर तो ऐसे ही निकालते हैं ना, ये दोनों चीज कॉमन होती है। देखो 2x की मल्टीप्लाई होगी x-1 से, -6 की मल्टीप्लाई होगी x-1 से, तो x-1 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मैंने इसको कॉमन ले लिया यहाँ पर, और बचेगा क्या फिर ये और ये, तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो यही दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे इसके। अब जीरोस कैसे निकलेगी, देखो जीरोस निकालने का तरीका क्या होता है, 2x-6 = 0 कर दो एक बारी, और एक बारी x-1 = 0 कर दो, जो भी दो फैक्टर्स आए उसको जीरो के इक्वल रख दो, ठीक है। यहां से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 और 2 यानी कि 3 आ जाएगी, यानी कि एक जीरो तो क्या आ गया, 3 आ गया। यहां से एक जीरो क्या आ जाएगा, ये 1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 1, तो दोनों जीरो निकल कर क्या क्या आ गया, एक जीरो आ गया 3 और एक जीरो आ गया क्या 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं जीरो, पहले तो जीरोस आर 3 और 1, ठीक है, 3 और 1 हो गए जीरो। अब इसके अंदर रिलेशनशिप क्या होता है, देखो रिलेशनशिप बताए तो, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, इसको अगर आपने नोट डाउन कर लो एक बार, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बाद में लिख लेना। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही होता है पहला तो रिलेशन।
ठीक है। एक और रिलेशनशिप होता है, पहले ये समझो फिर दूसरा वाला बताता हूँ। देखो, सम ऑफ जीरोस, जीरोस कौन कौन सी, 3 और 1, तो दोनों का सम कर देते हैं। सम ऑफ जीरोस लिखा हुआ है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां पर एक्स का कॉफिशिएंट ढूंढो, क्या है, एक्स तो ये रहा, और एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, -8। कॉफिशिएंट क्या है, -8। ठीक है, तो -8 ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किस किस रूप के अंदर कंपेयर करते हैं, पॉजिटिव के रूप के अंदर। तो अगर b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में गिवन है तो वो माइनस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो कॉफिशिएंट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो सबसे पहले तो लिख देता हूं माइनस, फिर क्या लिख देता हूं, एक्स का कॉफिशिएंट, और एक्स का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर, -8 है। ठीक है, फिर क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 2 डिवाइडेड बाई 2। 3 और 1 हो गया 4। ठीक है, ये तो हो गया 4। देखो माइनस का साइन बाहर है, अंदर भी है, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, प्लस का साइन बन जाएगा। 2 से 8 को काट देते हैं, आ जाएगा 4, तो दोनों तरफ क्या आ गया, 4। तो देखो ये दोनों हो गया ना इक्वल। तो ये एक रिलेशनशिप है कि कोई भी दो जीरोस है, उन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बार बार ये ना लिखना पड़े आपको, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, इसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, हम इसको नंबर्स के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, जो ये वाली इससे कंपेयर कर लेते हैं। देखो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, बी होता है, बी होता है ना कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देते हैं। चलो, सबसे पहले तो देखो दो चीज और समझो। हाँ, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, बी, तो माइनस का साइन और बी। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होता है, ए, तो लिख देते हैं ए। तो ये दोनों किसके इक्वल होएगा, ये दोनों किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस। अब बार बार आपको सम ऑफ जीरोस भी ना लिखना पड़े ना, इसके लिए भी एक चीज अज्यूम कर लेते हैं हम। वो अज्यूम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम, यहाँ पे देखो, लेट दी जीरोस टू बी एल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, अल्फा बीटा फिर गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ये सब क्या है, ग्रीक ग्रीक अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, जैसे आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अंदर एबीसीडी है, ऐसे ये ग्रीक्स की अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, सो मैं मान लेता हूं कोई जो हमारा पहला जो हमारा जीरोस है, इसको मैं मान लेता हूं जैसे अल्फा, लेट्स सपोज, और इसको मैं मान लेता हूं बीटा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा और बीटा का सम। तो क्या हो गया, ये अल्फा और बीटा का सम हो गया। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला बनता है ये यहां से। ठीक है, कि माइनस बी और ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का बी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी माइनस में, और ए वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि दोनों जीरोस के सम के इक्वल होता है, यानी कि आप बोल सकते हो अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। अब इसके अंदर आने वाला एक और रिलेशन है, वो भी समझाता हूं। वो चलो यहां पे समझ लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, इतना हिस्सा इरेज कर रहा हूं, तो वो इतने में हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब दूसरा रिलेशनशिप समझते हैं यहां पर। ठीक है, बस बच्चों एक चीज रिक्वेस्ट है, आप याद रखना कि ये स्टेप यहां से आगे फिर ऊपर आया है। ठीक है, हाँ, तो देखो दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है, दूसरा रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेम नीचे वाले की तरह ही है, नीचे वाला तो सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस यहां पर क्या आ गई, अब कांस्टेंट टर्म आ गई है। ठीक है, तो देखो इसको प्रूफ भी करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस कौन कौन से थे हमारे, 3 और 1, 3 और 1 थे जीरोस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3 इंटू 1। ठीक है, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कहां है, देखो यहां पर, ये रही कांस्टेंट टर्म 6। ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो लिख देता हूं यहां पे 2, कट जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 1 3, तो 3 इक्वल्स टू 3 आ गया, वेरीफाइड हो गया।
यानी कि ये भी एक रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बना है। ठीक है, अब देखो इसको आपको बार बार ना लिखना पड़े, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो, तो आप क्या लिख सकते हो? प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस को क्या लिख सकते हो? 3 मल्टीप्लाई 1 का मतलब क्या है? 3 क्या था हमारा? अल्फा, और 1 क्या था हमारा? बीटा। आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, अल्फा बीटा आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि अल्फा और बीटा का सम मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के लिए आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, सो अल्फा एंड बीटा का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट टर्म। देखो कांस्टेंट टर्म क्या होती है? सी होती है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है? सी। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, और यहाँ पर सी क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है। तो आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप क्या लिख सकते हो? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रिलेशनशिप था उसके जीरोस के साथ में, वो दो यहाँ पे फॉर्मूले बनते हैं। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर सेकंड समझते हैं। अभी तक जो पढ़ा है उसकी उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो देखो एग्जांपल नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और उसके जो जीरोस हैं उसके साथ में उसका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालने की जरूरत है? यहाँ पे इसके जीरोस। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके जीरोस निकाल लो। जीरोस निकालने के लिए इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 10 है तो 5 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 को कैसे लिखा जा सकता है? 2x एंड 5x। ठीक है, 10 के बेसिकली ऐसे फैक्टर निकालो, 10 और यहाँ पे क्या है? 1। तो जैसे 10 का मतलब क्या है? अगर 10 का मतलब क्या है? 5 इंटू 2, यानी कि 5 और 2 के रूप के अंदर अगर इन दोनों को ऐड करके आप सोचो, इन दोनों को ऐड करके या इन दोनों को माइनस करके 7 आ सकता है क्या? तो आ सकता है। 5 और 2 को आप ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 को आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो? 2 और 5 की फॉर्म के अंदर। ठीक है, आप 5 इधर भी लिख सकते हो, 2 इधर भी लिख सकते हो, आंसर आपका गलत नहीं आएगा, सही आएगा। अब यहाँ पर देखो पेयर बना लो, एक पेयर ये, एक पेयर ये। ठीक है, ये वो चीज है जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ एक्चुअल में। ठीक है, जो कि करानी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि 9th क्लास के अंदर आप ये सारी चीजें सीख कर आ रहे हो। ठीक है, 10th क्लास के अंदर फैक्टराइजेशन वाली चीज नहीं सिखा रहे हैं, वो 9th में आपको सिखा चुके हैं अच्छे से। ठीक है, 8th में भी सिखा चुके हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन है? एक्स और एक्स। ठीक है, तो एक्स और एक्स जो है मैंने बाहर निकाल लिया। बाकी देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भूल जाते हैं, तो एक बार ही दोबारा रिवाइज करवा देना ठीक रहता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बचेगा प्लस का 5। ठीक है, यहाँ पर दोनों में 5 कॉमन है। 10 का मतलब क्या है? 5 इंटू 2। तो एक बार 5 यहाँ पर, एक बार 5 यहाँ पर, दोनों को 5 को बाहर निकाल लिया, दोनों 5 को, तो यहाँ पे बचेगा एक्स और यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या क्या है? एक्स प्लस 2, यहाँ पर भी एक्स प्लस 2 यहाँ पर भी है, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स प्लस 2 की मल्टीप्लाई किससे हो रही थी? एक्स से। यहाँ पर एक्स प्लस 2 की मल्टीप्लाई किससे होती है? 5 से। तो ये तो आ गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इनकी जीरोस। तो जीरोस निकालने का तरीका क्या है? इसके इक्वल भी जीरो रख दो, और इसके इक्वल भी जीरो रख दो। यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। तो -2 और -5 क्या हो गए? जीरोस। ठीक है, अब देखो इनको अज्यूम कर लेते हैं। इनको मान लो आप अल्फा और बीटा। ठीक है, क्योंकि आप वो मान लेते हो ना तो आपको आजादी होती है, फिर अल्फा और बीटा लिखो। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सो लेट दी -2 एंड -5 बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, मार्कर चल चलो चल तो ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ, अब देखो रिलेशनशिप जब आप निकालोगे यहां पर, सो पहला रिलेशनशिप क्या है? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a। ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता दिया, आपको दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा लिखो और -b/a लिखो और मजे मारो।
ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -2 मानी थी हमने, बी की वैल्यू क्या मानी थी, -5, माइनस बी की जगह क्या आएगा, बी की जगह आएगा 7, तो माइनस का 7 आ जाएगा। ए की जगह क्या आना चाहिए, 1, देखो कुछ नहीं है तो 1 आएगा, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 आएगा। सॉल्व कर देते हैं, -2 और -5 क्या हो गया, -7 हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या आंसर आएगा, -7। तो हो गया देखो वेरीफाई, दोनों तरफ -7 आ रहा है, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो एक तो ये वाला वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा वेरिफिकेशन क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। ठीक है, सो प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, अल्फा और बीटा, इनों का प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, -2, अल्फा की वैल्यू, ये ए नहीं है, अल्फा है, सॉरी, ग्रीक वालों का अल्फा और बाकी जो हम पढ़ते हैं एबीसीडी उसका ए, देखने में सेम ही लगता है अल्फा, और बीटा भी सेम ही लगता है, बस नीचे हल्की सी डंडी निकल जाती है और यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर से निकलता है। ठीक है, छोड़ो। तो सी की वैल्यू क्या है, 10, कांस्टेंट हमें 10, तो सी की जगह लिख सकते हैं 10, ए की जगह अगेन 1 लिखेंगे। देखो 2 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी, 10 आ जाएगा, दो नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा 10, यहाँ पर भी आएगा +10। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई। बस इतना ही करना है। ठीक है, जितने भी स्टेप लिखे हैं ना एकदम वैलिड स्टेप है, आप अगर इन स्टेप्स को एग्जाम के अंदर लिखोगे एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, शॉर्ट वे के अंदर लिखवाया गया है, आप ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आएगा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, वो एग्जाम्पल और करते हैं, चीजों को पक्का करते हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं, सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह था, लिखा भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम था, 99% चीजें सेम लिखी हुई थी एक्सेप्ट पॉलिनोमियल, मैंने मिटाया पॉलिनोमियल बदला है बस। ठीक है, कौन बार बार लिखेगा सेम चीज को। ठीक है, अच्छा भी लगता है कभी कुछ चीज ऐसे मिल जाए, बस नंबर मिटा के लिखना है। ठीक है, हाँ चलो देखो, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास इस बार पॉलिनोमियल क्या है, x² - 3, इसके सबसे पहले तो निकालो फैक्टर। अब फैक्टर निकालने का तरीका क्या है इसका, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b², क्या होता है, a + b और a - b। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि सर ये तो चलो a² है, यहाँ पर x² है, एक चीज तो मैच हो रही है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे b² है, लेकिन यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो है ही नहीं, तो क्या हो गया, 3 का स्क्वायर नहीं है, तो अब आप बच्चे वाली क्लास में थोड़ी ना हो, 7th 8th के अंदर जो आपको 9 मिलेगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना मिलेगा, अब आपको ऐसे ही नंबर मिलेंगे, तो आप इसको मॉडिफाई कर लो। 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर, 3 का मतलब यही तो है, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 × 3, ये हो जाएगा √9, और √9 का मतलब क्या होता है, 3, है ना। तो बेसिकली कोई भी एक ऐसा नंबर है, जैसे 5 है, तो 5 किसका स्क्वायर होता है, 5 किसका स्क्वायर होता है, √5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 15 है तो 15 किसका स्क्वायर होगा, √15 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ब्रेक डाउन करके लिख सकते हो। अब ये इस फॉर्म के अंदर है, यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी x, और b की वैल्यू हो जाएगी √3। ठीक है, यहां पर पुट कर देते हैं और फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, सो ये तो समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया था, यहां पर मैं अब वैल्यू पुट करता हूं। ठीक है, यहां पर वैल्यू पुट करता हूं, यहाँ पे पूरा का पूरा वैलिड तरीका ही लिख लेते हैं, सो दैट आप ऐसा ही एग्जाम के अंदर लिख सको, x² - √3²। ठीक है, √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी x, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, यहाँ पे पुट कर दो, सो x + √3 और x - √3, ये दोनों तो आ गए इसके फैक्टर्स। अब निकालते हैं जीरो, जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों फैक्टर्स के आगे लिख देंगे जीरो, सो x + √3 के आगे लिख देते हैं जीरो, और x - √3 के आगे लिख देते हैं जीरो। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +√3, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो दोनों जीरो क्या आ गए, -√3 और +√3। तो यहां पर लिख देते हैं हम, ये इसके बाद वाला स्टेप है, लेट जीरोस टू बी अल्फा
एंड बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा ले लेते हैं जीरोस को। ठीक है, तो अल्फा ले लिया जैसे हमने -√3 और बीटा ले लिया हमने +√3। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट्स zeros -√3 एंड +√3 टू बी अल्फा एंड बीटा। ये भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसा हमने सेकंड एग्जांपल में लिखा था। ठीक है, जो भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना, देखो एक क्वेश्चन को जो है आपको जो भी आप चीजें लिख रहे हो उसके अंदर वो सारी की सारी वैलिड होनी चाहिए और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए और मैथमेटिकली अच्छी सही होनी चाहिए, प्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, कुछ भी नहीं लिखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा बुक के अंदर ही लिखा हुआ है, जैसा किसी स्कूल टीचर ने या किसी ट्यूशन टीचर ने बताया बस वही सही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपकी अपनी लैंग्वेज भी होती है। ठीक है, आपकी खुद की लैंग्वेज भी होती है, खुद की चीजों, खुद की जो चीज होती है उसका भी, वो भी चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लेकिन वो वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कई तरीके से चीजों को लिख सकते हो जिसके अंदर आपके मार्क्स भी ना कटे। आप ऐसी ऐसी चीजों के अंदर चीजों को, क्वेश्चंस को लिख सकते हो। ठीक है, थ्योरी आपकी अपनी हो सकती है। अब देखो यहाँ पे रिलेशनशिप निकाल देते हैं। ठीक है, तो पहला रिलेशनशिप क्या था, दोनों जीरोस का सम क्या है, -b/a। ठीक है, तो निकाल देते हैं -b/a। सो अल्फा और बीटा की जगह ये लिख देते हैं अल्फा और बीटा -b। अब देखो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जो b की यहाँ पर वैल्यू है वो क्या होगी, क्या यहाँ पर कोई b दिख रहा है आपको? सबसे पहली चीज, यहाँ पर कोई b दिख रहा है? इसको समझो ध्यान से, यहाँ पर कोई b दिख रहा है? नहीं है। यहाँ पर क्या है, a है, ये हो जाएगा a। देखो a x², तो x² के साथ में क्या है a, यानी कि क्या है 1। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्या यहाँ पर कोई b है? नहीं है b। b का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। जब x अकेला यहाँ पर है ही नहीं, x² है यहाँ पर, लेकिन x नहीं है। जब x ही नहीं है तो x का कोफिशिएंट होगा क्या? नहीं होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता था, +0 और ये मल्टीप्लाई का साइन है, 0 मल्टीप्लाई बाय x, फिर +c, यानी कि कांस्टेंट टर्म लिख सकता था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। b की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी तो फिर b की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म था ये वाला, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x² और कांस्टेंट टर्म यानी c बचेगा। तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, सो b की वैल्यू लिख देते हैं हम 0। तो b की जगह लिख देते हैं हम 0 और 0 के आगे नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह का लिख देते हैं 1। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट के आ जाएगा 0। 0/1 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। 0 ही तो होता है 0/1 का मतलब। तो देखो ये हो गया यहाँ पर वेरीफाइड। दूसरा रिलेशन है उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, यानी कि a। सो लिख देते हैं, नेगेटिव पहला जो 0 है वो क्या है, -√3। दूसरा 0 क्या है, +√3। c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, c की वैल्यू क्या है, -3। ठीक है, देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है यहाँ पर c क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो -3 है, a की वैल्यू क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। देखो आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, 3 × 3 और √3 क्या हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा नेगेटिव साइन। यहाँ पर क्या है, -3। तो देखो ये भी वेरीफाइड हो गया, दोनों इक्वल आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। थोड़ा एक अलग तरीके का पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, अलग क्या, ये भी आपने करा हुआ ही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया, ये अच्छी बात है ताकि आपको अगर आपके एग्जाम में भी आता है ना तो आप कंफ्यूज ना हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, होना ये ऐसे ही है सॉल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। स्टूडेंट अब एक नया कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं। नया कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि इसका रिवर्स है, जो हमने अभी सीखा है ना। देखो अभी तक हमने जो सेकंड एग्जाम्पल करा था, सेकंड एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या था हमारा, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था। ठीक है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था, ये हमें गिवन था और हमसे पूछा था
कि इसके जो जीरोस हैं उसका रिलेशनशिप बताओ उसके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स के साथ में। ठीक है, ये पूछा गया था। अब हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर क्या बोला गया होगा, जिसके अंदर ये जो चीज है वो गिवन नहीं होगी। ठीक है, ये गिवन नहीं होगी, क्या होगी बल्कि हिडन होगी। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल नहीं गिवन होगा। लेकिन क्या चीज गिवन होगी, यहाँ पे जीरोस गिवन होगी कि पहली जीरोस है ये और दूसरी जीरोस है ये। ठीक है, दोनों जीरो गिवन होगी और पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल बताओ, फिर पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल के अंदर जो पॉलिनोमियल था मैंने सेम वही पॉलिनोमियल लिया है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है, दैट फाइंड द पॉलिनोमियल इफ द जीरोस आर -2 एंड -5। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप अल्फा मान लो और इसको आप बीटा मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रिलेशनशिप निकालते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप क्या होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, -b अपॉन a। ये होता है। अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है -5, तो ये कितना आ गया देखो -7, -b अपॉन a कितना आ गया -7। यहां तक इसको छोड़ दो, दूसरी चीज सॉल्व करना चालू कर दो। दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो -2 है एक है -5 c अपॉन a। तो ये कितना आ जाएगा देखो, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो ये आ जाएगा 10 c अपॉन a। अब यहां पर ना आप कंपेयर करो, देखो यहां पर आपको क्या करना है, a की जो वैल्यू है वो सेम करनी है। a की जो वैल्यू है वो क्या करनी है, सेम करनी है आपको। यहां पर देखो माइनस का साइन यहां पर भी है, माइनस का साइन यहां पर भी है। ठीक है, तो -b की वैल्यू क्या आ गई -7, तो इसको आप पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। नीचे क्या है a, मैं कह रहा हूं आप यहां पर नीचे a है ना, आप नीचे यहां पे 1 मान सकते हो। नीचे 1 मानोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, है ना। तो देखो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाती है 7 और a की वैल्यू कितनी आ जाती है 1। यहां तक इस चीज को सोच के रखो कि a की वैल्यू वहां पे 7 है। यहां पर देखो नीचे आप 1 मान लो, देखो यहाँ पे c की वैल्यू आ गई 10 और a की वैल्यू आ गई 1। यानी कि देखो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और वहां पर भी a की वैल्यू 1 है। यानी कि हम यहाँ से जो जो वैल्यू हमारे सामने आ रही है ना, हम उसी को वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, देखो a की वैल्यू आप मान सकते हो 1। अगर आप a की वैल्यू 1 मानते हो तो b की वैल्यू क्या मानी जाएगी, b की वैल्यू मान लो 7 और c की वैल्यू मान लो 10। मानना भी नहीं है, मतलब हमारी ये आई है वैल्यू एक्चुअल में। ठीक है, b इक्वल आ गया 7 के और a इक्वल आ गया 1 के, c इक्वल आ गया 10 के और a इक्वल आ गया यहाँ पर भी 1 के। ठीक है, दोनों जगह जो है वो a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है। तो जो ये रिलेशन होगा ना, c की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 7 जो होगी ना, यही डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, कुछ और वैल्यू होती है ना तो हम वैल्यू इक्वल करते। ठीक है, एक एग्जांपल इसका भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं वो भी करवाऊंगा, लेकिन मैं यहीं पे समझा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज -b अपॉन a जो है वो आता था हमारा, मान लेता हूं मैं -7 अपॉन 2 मान लेता हूं। ठीक है, यहां पर c अपॉन a कितना आ रहा था 10 आ रहा था। ठीक है, इसको 10 ही मान लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो b ये प्लस कर दूंगा इसकी वैल्यू। सबसे पहले b की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू क्या है 2 है। यहां पर देखो क्या लिख देते हैं, मैं 1 लिख देता हूं। यहां पर a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1, वहां पर कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो मैं इस वैल्यू को भी क्या करूंगा 2 करूंगा, इस वैल्यू को भी क्या करूंगा मैं 2 करूंगा। तो 2 कैसे होगी, जब मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, c अपॉन a। तो अब मैं क्या लिखूंगा, c की वैल्यू 20, a की वैल्यू 2 यहाँ पर भी है, a की वैल्यू 2 यहाँ पर भी है और b की वैल्यू 7 रहेगी। ठीक है, तब मैं यहाँ पे क्या लिखता, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 20 लिखता। ठीक है, अगर सेम आ जाती है ऐसे करके तब तो अच्छी बात है। ठीक है, आपकी लॉटरी लग गई कि भाई अब सेम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बच्चों, ये आपको समझाया गया है कैलकुलेशन। ठीक है, अगर कुछ कैलकुलेशन में जैसे ये तो इजी आ गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यही होता है, जो हम पढ़ाते हैं वो इजी आता है, फिर जब आप खुद से करने बैठते हो तो वो मुश्किल क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें सेम नहीं आएगा। फिर आप सोचोगे इसके बाद में कैसे करना है। तो मैं ऐसी कंडीशन के लिए ना आपको पहले से ही तैयार करना चाहता हूँ। मैं आपको जो भी जिस तरह की भी कैलकुलेशन आनी चाहती है मैं आपको पहले ही समझा देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन में ऐसे ही करता हूँ, कोई अलग कंडीशन आती है तो मैं बता देता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, a की वैल्यू आ गई b, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू आ गई 10।
अब देखो कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ए की जगह क्या लिख देता हूं मैं, 1, तो 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, 1 होता ही है। बी की जगह लिख देता हूं मैं +7, सी की जगह लिख देता हूं मैं 10। ठीक है, देखो क्या यही वो पॉलिनोमियल थे जो हिडन था क्वेश्चन के अंदर? हाँ, सेम आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सेम। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कैसे करा है मैंने? इसी रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले से ही हम वापस पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसके अंदर एक कंडीशन है, मैं आपको वही बता देता हूँ वो क्या है। ये तो हमारा सेम आ गया, अच्छी बात है, सेम आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है इसका ही मल्टीपल आए, जो हमारी इक्वेशन है वो इसका मल्टीपल आए, जो हमारी पॉलिनोमियल है वो उसका मल्टीपल आए। जैसे मान लो ए की वैल्यू डबल आ गई, ब्लैक पेन से कर देते हैं। मान लो ए की वैल्यू आ गई डबल, अगर ए की वैल्यू आप डबल करोगे तो आपको बी की भी डबल करनी पड़ेगी और सी की भी डबल करनी पड़ेगी। तब हमारा पॉलिनोमियल क्या बनता? ए की जगह 2, तो 2x, ये हो जाता 14x, और ये हो जाता 20। मान लो ए की वैल्यू 3 आ रही है, अगर ए की वैल्यू 3 आ रही है, यहां पर अगर 3 आ रहा है तो ऊपर 21 आएगा। तो 3 टाइम्स दोनों चीज होंगी, अगर नीचे वाली चीज 3 टाइम्स हो रही है तो ऊपर वाली भी 3 टाइम्स हो रही है। यहां पर अगर ये 3 टाइम्स हो रहा है तो ये भी 3 टाइम्स हो रहा है। तो अगर ये 3 आ रहा है तो ये आ जाएगा 21, और ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो हमारी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू 3, तो 3x की पावर 2, ये हो जाएगा 21x, और ये हो जाएगा 30। अगर 4 आ रहा है तो अलग केस हो जाएगा, फिर 4, 28, 40 ऐसे हो जाएगा। लेकिन आप इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि ये जो जितनी भी यहां पर हमारे पास में पॉलिनोमियल आएगी वो इसी का क्या होगी? मल्टीपल होगी, मल्टीपल होगी। ठीक है, जैसे ये कितने से मल्टीप्लाई हो गया? यहाँ पे 2 से। यहां पर कितने से मल्टीप्लाई हो गया? 3 से। नेक्स्ट वाली में जैसे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मान लो 5 से हो जाएगा, 500 से हो जाएगा, किसी से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह का आंसर हम कैसे लिखते हैं आप वो समझ लो। ठीक है, ये तो हमारी फाइनल है, ये वाली हमारा आंसर आया है फाइनल, ये तो सेम टू सेम मैच करेगा क्योंकि हमें पता था ऑलरेडी कि आंसर यही है। सेकंड एग्जांपल का आंसर यही है, इसलिए हमें पता था। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें पता ही ना हो, हमें केवल इतना पता हो, हमें ये पता ही ना हो, ये तो मैंने क्वेश्चन खुद ही बनाया है इस वाली इक्वेशन से, इस वाली पॉलिनोमियल से खुद ही बनाया है। लेकिन हमने क्वेश्चन खुद ना बनाया हो, इतना लिखा हो लाइक दैट फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द जीरोस आर -2 and -5। तब आप कैसे इस चीज को डिटरमाइन करोगे कि भाई यही सही है, एकदम यही फाइनल है? नहीं कर सकते ना, कुछ भी हो सकती है, इसका मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? देखो, ये और ये रेड वाला, जितना भी रेड वाला है ना, वो सारा का सारा इस क्वेश्चन का पार्ट है। और जितना मैंने ब्लैक से करवाया है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए करवाया है। ये मैंने आपको किसके लिए समझाया है? समझाने के लिए करवाया है। ठीक है, तो मैं रेड वाले से कंटिन्यू कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या लिखना चाहिए था? x² + 7x + 10, 10 है ना, ठीक है लो, हाँ, फिट्स इन द गिवन कंडीशन। ठीक है, ये वाली जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारी आई है, ये जो हमें कंडीशन गिवन दी गई है उसके अंदर ये अच्छे से फिट होती है। लेकिन इन केस अगर क्या पता हमारा ये वाला आंसर हो, क्या पता ये आंसर हो, क्या पता कोई दूसरा आंसर हो, 4 से मल्टीप्लाई करके आने वाला आंसर हो, 5 से करके आने वाला हो, वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि या तो ये हमारा फाइनल आंसर है या फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी किसी से भी, या तो 2 से होगी या 3 से होगी, 5 से होगी। तो सब तो नहीं लिख सकते ना कि 2 भी लिखें, 4 भी लिखें, 5 भी लिखें, 6 भी लिखें, सब तो नहीं लिख सकते ना। तो हम क्या लिखेंगे? सबकी जगह के लिखेंगे। ठीक है, सो फाइनल पॉलिनोमियल विल बी, क्या होगा? के मल्टीप्लाई बाय x² + 7x + 10। ठीक है, जहां पर के क्या है? जहां पर के क्या है? कोई भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, कोई भी के क्या है? यहां पर कोई भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो बस हमें इतना लिखना है फाइनल। यहां तक आप पहुंच जाओगे तो उसके बाद में ये लिखना है लाइक ये जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है ये फिट करती है इस कंडीशन के अंदर। और
अगर इन केस इसके अलावा कोई दूसरा आंसर होगा तो वो के का ही कोई इसी का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। अब देखो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 4 है। मैं चाहता हूँ आप पहले खुद से करो वो एग्जाम्पल, मैं तो आपको करवा ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप पहले खुद से भी करके देखो उसको कि आप खुद से कर पा रहे हो उसको कि नहीं कर पा रहे हो। देखो स्टूडेंट, अभी जो हमने समझा उसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 4 है। वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2। मतलब देखो यहां पर क्या बोला गया है कि जो सम है उसके जीरोस का, तो उसके जीरोस क्या क्या है, लेट्स सपोज अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो जो सम है वो कितना दे रखा है, -3। अल्फा और बीटा का सम कितना दे रखा है, -3। दूसरी तरफ उनका प्रोडक्ट है जो अल्फा और बीटा का, वो कितना दे रखा है, +2। ये गिवन है, ठीक है। ये मत सोच लेना कि ये पहला जीरो और ये दूसरा जीरो है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2, ठीक है। यानी कि सम जो है वो -3 और प्रोडक्ट जो है वो क्या है, +2 है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है सम क्या होता है, सम किसके इक्वल होता है, नेगेटिव b/a के इक्वल होता है कि नहीं होता है। इसको पॉजिटिव कर लो तो b की वैल्यू क्या आ जाती है, यहां से b = 3 और a की जगह आप मान लो यहाँ पे 1 है, ठीक है। देखो प्रोडक्ट क्या होता है आपको पता है, c/a, यही तो होता है प्रोडक्ट। अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। तो अल्फा और बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, c/a, ठीक है। जैसे अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दिया, -b/a। और ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। इसके नीचे मान लो 1, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है। यानी कि यही हो जाएंगे हमारे फाइनल कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट हम। तो आप यहाँ पे लिख दो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 2। अब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लो कोई भी एक, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो किस रूप के अंदर होती है, ax स्क्वायर bx प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, a की जगह लिख दो 1, b की जगह लिख दो 3x, c की जगह लिख दो 2। तो ये जो हमें कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन के अंदर तो ये वाली जो पॉलिनोमियल हमारी आई है ये फिट होती है। लेकिन फिर वही एक थ्रेट हमेशा रहेगा कि क्या पता इसका मल्टीपल हो, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे के लगा देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका कॉन्टिन्यूशन। यहाँ से देखो फिट्स इन द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो हमारी फाइनल क्या हो जाएगी, तो फाइनल px लिख सकते हैं, यानी कि px का मतलब क्या हो गया, वही पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। सो फाइनल px क्या हो जाएगा, k मल्टीपल में लिखेंगे हम हमेशा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर बेस्ड जो रिलेशनशिप है, जो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे होते हैं एग्जांपल नंबर 4 के साथ में खत्म। अब जो आपके सिलेबस के अंदर क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको समझते हैं और उसका रिलेशन समझते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अब समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके जीरोस का, उसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स के साथ में रिलेशनशिप क्या है। देखो कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो कौन सी फॉर्म के अंदर होता है, इस फॉर्म के अंदर होता है, a की पावर 3 b की पावर 2 c x एंड d, ठीक है। यहाँ पर a की जो वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते। अगर a की वैल्यू आप जीरो ले लेते हो तो क्या होगा, a की जगह जीरो पुट करोगे, जो भी वैल्यू आएगी एक्स क्यूब की उसकी जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो पूरा पूरा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अब अगर ये पूरा जीरो बन गया तो फिर ये पॉलिनोमियल कितना बचा, यहां से बचेगा, फिर इतना बचेगा यहां से लेके यहां तक। और ये कौन सा यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, फिर यहाँ पे हाईएस्ट पावर हैगी 2। फिर ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसलिए कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है वहां पर जो सबसे पहली वाली जहां पर हाईएस्ट पावर 3 होगी उसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसकी कोफिशिएंट की वैल्यू आप जीरो नहीं ले सकते। हाँ जीरो से कम यानी कि नेगेटिव भी ले सकते हो और जीरो से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव भी ले सकते हो, लेकिन जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर a जो है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है,
इसका मतलब a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अब मान लो कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके अंदर कितने जीरो हो सकते हैं मैक्सिमम। तो देखो, जितनी हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसके अंदर मैक्सिमम जीरो उतने होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वहां पर जीरो कितने होंगे, मैक्सिमम जीरो होंगे दो। एक भी हो सकता है और हो सकता है एक भी ना हो। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे, दो होंगे। और कोई एक अगर क्यूबिक है तो यहाँ पर मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, तीन होंगे। अगर कोई बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, फोर। अगर हाईएस्ट पावर फोर है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, चार। ठीक है, सो क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, तीन। ठीक है, तीन जीरो मैक्सिमम होंगे। उन तीनों जीरोस को हम मान लेते हैं कि फर्स्ट हैगा अल्फा, देन बीटा, देन गामा। ठीक है, ग्रीक वर्ड्स के साइन है अल्फा बीटा गामा, लैम्डा वगैरह डेल्टा वगैरह, ये सारी चीजें कौन से साइन है, ग्रीक, ये सब ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है, जैसे अब इंग्लिश अल्फाबेट से, ब्रिटिश अल्फाबेट से ना ABCD, ऐसे ये ग्रीक से। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, रिलेशनशिप समझ लेते हैं क्या है। तो पहला रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरोस। जो तीनों के तीनों जीरोस हैं उनका सम क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखो, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखोगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, देखो तीनों जीरोस क्या कहते हैं, हमने क्या क्या अज्यूम करे थे, अल्फा बीटा गामा। सो अल्फा बीटा गामा लिख दो, अल्फा बीटा प्लस गामा। इन तीनों का सम किसके इक्वल है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, बी। तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ए। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला रिलेशनशिप, और इसी की तरह से बन जाता है ये फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो जीरोस है उनका प्रोडक्ट, यानी कि तीनों के तीनों जीरोस को मल्टीप्लाई करके लिख दो, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, यही होता है मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप, जहां पे कोई भी साइन नहीं होता। किसके इक्वल है ये किसके इक्वल है, माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, डी। तो कांस्टेंट टर्म की जगह हम डी लिख सकते हैं और लिखेंगे माइनस का, सो माइनस डी। देन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ए। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा रिलेशनशिप। एक और रिलेशनशिप है, ठीक है, वो समझो, वो रिलेशनशिप क्या है, देखो ये वन टू, टू थ्री और थ्री वन, ये क्या है, जीरोस है। ठीक है, यानी कि पहली जीरो, फर्स्ट जो जीरो है उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, सेकंड जीरो से, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड जीरो। तो यहाँ पर फर्स्ट जीरो क्या आती है हमारी, अगर मैं फर्स्ट जीरो को अल्फा मान लेता हूँ, सेकंड वाली को बीटा मान लेता हूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट, फिर प्लस सेकंड वाली कौन सी थी हमारी, बीटा, देन बीटा, और थर्ड वाली क्या मानूंगा फिर मैं, गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, अगर मैंने पहली अल्फा दूसरी बीटा, तो थर्ड वाली में गामा मान लेता हूँ। तो थर्ड वाली क्या है, गामा। सो बीटा एंड गामा का प्रोडक्ट, देन क्या है, थर्ड एंड फर्स्ट, यानी कि गामा एंड अल्फा का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, मतलब आप ऐसे, आप वैसे भी याद कर सकते हो, जैसे हमारे पास में फॉर्मूले भी होते हैं ना, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है, उसमें आता है ना ए बी बी सी और सी ए, वैसे याद कर सकते हो। ठीक है, लाइक अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। ठीक है, ये फैमिलियर वर्ड्स नहीं है इसलिए बोलने में, मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पाते ना, कब अक्सर नहीं बोल पाते तो इसलिए भूल जाते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ए बी बी सी एंड सी ए। तो आपको याद रहेगा कि तीनों जीरोस तो आपको अल्फा बीटा गामा माननी है, बस एक एक करके तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, तीनों का रिलेशन एक दूसरे से। अच्छा, ये किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सी, तो लिख देते हैं सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि ए। देखो नीचे तो सब में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ही आया है, ठीक है, यानी कि ए आएगा। तो ये होगी इनकी फॉर्मूले की शॉर्ट फॉर्म, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसा लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, आपका आंसर सही आएगा और वो एक वैलिड तरीका ही कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक एग्जांपल है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। इसके जो जीरोस है तीनों, वो तीनों के तीनों यहाँ गिवन है, 4 माइनस टू एंड 1/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इसकी मदद से। ठीक है, मींस हम इसके जीरोस का रिलेशनशिप निकालेंगे, रिलेशन जो है वो वेरीफाई करेंगे किसके अंदर, इन तीनों ही फॉर्मूलेस के अंदर। ये जो पहला रिलेशन है, दूसरा है और तीसरा है, तो तीनों के तीनों
जो रिलेशनशिप है उसको हम इन जीरोस के साथ में वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं ताकि थोड़ी जगह बन जाए करने की। तो देखो स्टूडेंट, ये जो एग्जांपल है इसको अब वेरीफाई करते हैं। ठीक है, सो ये तो होगी इसकी तीनों की तीनों जीरोस। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इन तीनों जीरोस को आप अज्यूम कर लो कुछ ना कुछ। ठीक है, सो लेट टी जीरोस टू बी अल्फा, एंड दूसरी मान लेते हैं हम बीटा, और एक मान लेते हैं हम गामा। ठीक है, तो तीनों की तीनों जीरोस जो है वो ये सब हो गए हमारी। ठीक है, अब देखो जो पहला रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करते हैं। पहला रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, देखो फर्स्ट वाली आप मान लो ये। ठीक है, जैसे आपने ये मान ली, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वहां पे एक लाइन लिख दो, काफी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट को ये मान लो, सेकंड को ये, और थर्ड को ये। ठीक है, जैसा सीक्वेंस दे रखा है उस हिसाब से मान लो। ठीक है, सो पहली जीरो क्या है हमारी, मैं 4 लिख लेता हूँ। ठीक है, पहली जीरो को क्या लिख लेता हूँ, 4। दूसरी जीरो को यानी कि बीटा को लिख लेता हूँ मैं -2, तो ये तो हो गया -2। तीसरी जीरो को मैं लिख लेता हूँ 1/2। ठीक है, अब देखो -b, ये हमारा पॉलिनोमियल है। b क्या होता है, ये वाली, है ना। तो -b की वैल्यू क्या है, -5। ठीक है, तो मैं पहले तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का जो माइनस है वो लिखूंगा, फिर ब्रैकेट में लिखूंगा b की वैल्यू क्या है, -5, a की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चलो। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करना चालू करते हैं। सो देखो ये तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 4 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 2। 2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2, है ना। 2 और 1/2 यानी कि 2 के अंदर अगर हाफ और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5, जिसका मतलब क्या होता है 5/2। तो ये तो आ जाएगा पॉजिटिव 5/2। यहां पर क्या अवस्था है, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये दोनों सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, प्लस का 5/2। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, जो फर्स्ट रिलेशनशिप था वो वेरीफाई हो गया ऐसे। सेकंड रिलेशनशिप देखो यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा -d/a। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, जो रिलेशनशिप है, ये आपको हमेशा बार बार लिखना पड़ेगा जितनी बार भी सॉल्व करोगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको, ताकि याद रहे कि ये रिलेशनशिप होता है, मैंने आपके लिए अलग से लिखा है, लेकिन एक्चुअल में सॉल्यूशन का यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीजें दोबारा लिखनी पड़ेंगी। अब देखो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है, वही 4 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है -2 लिख लेते हैं, फिर क्या है, एक गामा आएगा 1/2, d/a। डी क्या होता है, सबसे लास्ट वाला कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -8/a की जगह तो हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, a की वैल्यू 2 है। देखो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, -4। ठीक है, ये आ गया -4। 2 से इसको मिनिमाइज कर देते हैं, 2 बनता 2 4 जा, माइनस के साइन के साथ में -4, ये भी क्या हो गया, वेरीफाई। ठीक है, यहां तक समझ में आया। जो लास्ट वाला रिलेशनशिप है इसको भी वेरीफाई कर देते हैं। देखो अल्फा एंड बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या है 4 एंड बीटा की वैल्यू क्या है -2। सो पहले तो ये फॉर्मूला लिख देते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, C/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है 4 और 2, तो वैल्यू पुट कर रहा हूं बस मैं। ठीक है, 4 इंटू -2 प्लस बी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू दोबारा -2 मल्टीप्लाई बाय गामा की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, फिर प्लस का साइन, गामा की वैल्यू अगेन 1/2, अल्फा की वैल्यू 4 इज इक्वल्स टू, सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 14, लेकिन 14 क्या है, नेगेटिव, तो लिखेंगे हम -14, और ए की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते थे। देखो 4 2 जा -8, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा -1। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस का, सो ये आ गया प्लस का 2। -8 और -1 क्या हो जाएगा, -9। -9 में से अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। ये क्या आएगा 9, 9 और 2 क्या होएगा, ये 9 माइनस का है और 2 क्या है, प्लस का, तो माइनस प्लस दोबारा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7, और साइन आएगा बड़े नंबर का। ठीक है, चलो आपके लिए कर ही देता हूँ एक बार, ये -9 + 2
ठीक है, इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। तो इस एंड पे क्या आ गया, -7, और इस एंड पे भी देखो -7 आ गया। ठीक है, 2 से मिनिमाइज कर देंगे, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, सो इस तरीके से जो हम रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करते हैं। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन वेरिफिकेशन वाला ही एग्जाम्पल नंबर 5 है, एक बार उसको और कर लेते हैं तो आपकी 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को जो रिलेशनशिप है उसके कोफिशिएंट्स के साथ में उसके जीरोस का वो कैसे वेरीफाई करते हैं। तो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 5 को भी एक बार कर लेते हैं और इसी के साथ में आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ते हैं। देखो, वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3x³ -5x² -11x एंड -3, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो देखो, जो हमने अभी तक सीखा है वो चीज तो हमें बाद में वेरीफाई करनी है, उससे पहले तो हमें ये वेरीफाई करना है, कि जो 3 -1 एंड -3 जो -1/3 है, ये तीनों के तीनों जो नंबर गिवन है क्या ये इसके जीरो है भी या फिर नहीं है। ठीक है, सो ये चीज वेरीफाई करने का क्या तरीका है, एक बार जो पहला जीरो गिवन है कि ये इसका जीरो है या फिर नहीं, उसको इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, चेकिंग ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पी एक्स है, यहां पर रख देते हैं 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या रख देते हैं 3। सो 3 की पावर 3 -5, 3 की पावर 2 -11, 3। ठीक है, अगर जीरो होगा तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब अगर जो 3 है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो है एक्चुअल में, अगर तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो करके देखते हैं। देखो, 3 की पावर 3 क्या होगा, 27। 27 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 81। ठीक है, 3 की पावर 2 क्या होगा, 9, और 9 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो क्या आएगा, 45। 11 3 था, ये तो 33 हो गया, और ये -3। ठीक है, सो चेक कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 5 और 3 8, 8 और 1 11, 11 और 4 और 7, 7 और 1 81। ठीक है, सो 81 और इन सबका आंसर आएगा 81। ठीक है, सारे नेगेटिव नेगेटिव को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया ना, नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर दिया, पहले ऐड कर दिया, फिर उसमें से इसको माइनस करते हैं, तो ये कट के क्या आ जाएगा, जीरो। तो पहला वाला जो नंबर गिवन है 3, वो तो इसका जीरो है। अब दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार लिखेंगे p -1 है, तो रख देते हैं यहाँ पर 3 x की जगह -1 और उसकी पावर है 3। ठीक है, फिर -1 की पावर 2, -1 देन 3। ठीक है, देखो -1 की पावर 3 का मतलब क्या है, आंसर आएगा -1। -1 की मल्टीप्लाई आप सीधे से कर दोगे तो ये हो जाएगा -3। ये हो जाएगा, देखो +1 दो बार है ना, तो +1 हो जाएगा। +1 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो -5 आएगा। -1 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो +11 आ जाएगा, और यहाँ पर है -3। ठीक है, माइनस माइनस वाले को पहले ऐड कर लेते हैं। -3 और -5 -8, -8 और -3 -11, तो -11 में से 11 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो जो सेकंड वाला है वो भी जीरो होता है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, इसको और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब लिख देते हैं 1/3 माइनस का 1/3। ठीक है, सो 3 और 1/3 की पावर है 3, फिर क्या है -5, और फिर -1/3 की पावर है 2, फिर क्या है -11 एक्स, एक्स की जगह लिख देते हैं -1/3, देन क्या है -3। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो देखो, ये क्या आ जाएगा, माइनस, ऊपर तो आएगा -1 क्योंकि पावर कितनी बार है, पावर है ऑड नंबर। ठीक है, यानी कि 3। नीचे क्या आ जाएगा 27। सो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 3 इंटू -1/27। ठीक है, अभी और आगे सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, देखो ये तो बाहर -5 है, इसका आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा प्लस का, और ये आ जाएगा नीचे 9। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, देखो माइनस की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करता हूं, या एक बार ऐसे करके लिख देते हैं, चलो ये लो
ब्रैकेट खोल दिए पहले एक स्टेप के अंदर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब सोल्व कर देते हैं। देखो 3 से ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9, तो ये आ गया 9, तो ऊपर -1 है, सो -1/9, ठीक है। ये क्या आ जाएगा देखो -5/9, ठीक है। ये कितना आ जाएगा देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11/3, और यहाँ पर क्या है माइनस का 3, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो तीनों का एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। चारों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 9। एलसीएम निकालने का एक तरीका है, सबसे आसान तरीका क्या है, जितनी नीचे नंबर्स लिखे हुए डिनोमिनेटर्स में जो सबसे बड़ा है उस नंबर को ले लो। सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 9 है। 9 की टेबल को पढ़ो, 9 1 9, 9 1 9 2 18, ऐसे आप टेबल को पढ़ो। उस टेबल के अंदर जैसे मैंने पढ़ा 9 1 9, अब यहाँ पे रुक जाओ। 9 1 क्या होता है 9। अब इस 9 को चेक करो आप, क्या बाकी सारे नंबर्स की टेबल में आता है ये नंबर, तो 9 1 9, तो जो 9 है वो 1 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, इस वाले 9 की टेबल में भी आएगा, और इस वाले 9 की टेबल में भी आएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ, एलसीएम क्या होगा, यही हो जाएगा हमारा एलसीएम। मान लो एक एग्जांपल और देता हूँ, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लो 15 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं 15 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 15, एक बार 3 है, एक बार 9 है, एक बार 9 है, और यहाँ पे क्या है 15। सबसे बड़ा नंबर ले लो आप, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 15 होगा। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में 15 होगा। अब आप 15 की टेबल को पढ़ो और चेक करो कि नंबर उसकी टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं। देखो अब मैं समझा रहा हूँ, 15 वन जा क्या होता है 15, अब रुक जाओ, 15 वन जा 15, रुक जाओ, चेक करो क्या बाकी के नंबर्स में आता है 15, बाकी की टेबल्स में आता है 15। तो देखो जो 15 है वो 3 की टेबल में तो आएगा, खुद 15 की टेबल में भी आएगा, यहाँ पे 15 है अभी, आप समझ लो यहाँ पे क्या है, थोड़ी देर के लिए 15 है। मैं आपको एलसीएम लेना समझा रहा हूँ बीच में इस क्वेश्चन को छोड़कर, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3, तो 3 की टेबल में तो 15 आता है, यहाँ पे 15 था, खुद 15 की टेबल में 15 आता है, लेकिन क्या इस वाले 9 और इस वाले यानी कि 9 की टेबल में आएगा 15, नहीं आएगा। तो 15 हमारा एलसीएम भी नहीं हो सकता। 15 की टेबल और पढ़ो आगे, 15 टू 30, क्या 30 9 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में तो आएगा, लेकिन 9 की टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 15 की टेबल और आगे फर्दर पढ़ो, 15 3 जा 45, रुक जाओ, क्या 45 9 की टेबल में आता है, यस आता है 45, तो 45 भी क्या हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी तो एलसीएम लेने के तरीके होते ही हैं, ऐसे करके एलसीएम निकालो, है ना, सॉल्व करो यहाँ पे सारे स्टेप्स लेके 1 1 लेकर आओ, वो भी तरीका है, लेकिन वो तरीका एक तरीके से छोटे बच्चों वाला है ना, 5th क्लास 6 7 में सिखाया जाता है। अब आप 10th क्लास में आ चुके हो, तो मेरा मानना ऐसा, जब आप 10th क्लास में आते हो तो आपसे लोग वालों की ये उम्मीद रहती है कि आप कुछ चीज को जल्दी सॉल्व करो, ठीक है। तो वो जल्दी सॉल्व करने के लिए आपके खुद के कुछ तरीके हो सकते हैं, या तो आप कुछ तरीके जैसे मेरे जैसे कोई लोग आपको सिखाते हैं, तो वो तरीके आप अडॉप्ट कर सकते हो। 1 2 क्वेश्चन वहां से करोगे उस तरीके से, तो आपके लिए वो चीजें बेनिफिशियली होंगी, ठीक है। जो भी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई एक स्मार्ट कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ तो वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं फायदा करेगी, ठीक है। क्योंकि हर वक्त आपके पास में नोटबुक या पेन कॉपी नहीं हो सकती जहां पर आप एलसीएम निकालने बैठ जाओ, ठीक है। तो कई जगह पर आपको अपने माइंड के हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उन सब जगहों पे ऐसी स्मार्ट कैलकुलेशन के तरीके ही काम आते हैं। तो खैर छोड़ो, इन तीनों का एलसीएम क्या है 9, ठीक है। तो एलसीएम को लिख लेता हूँ मैं 9। अब चेक कर लेते हैं, ये तो आएगा -1, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा -5, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 33, और 9 3 जा 27 नेगेटिव, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पर माइनस माइनस वाले को पहले मैं ऐड कर देता हूँ। सो -1 और -5 कितना हो जाएगा -6 और -27 कितना हो जाएगा -33। तो ये तो आगे ऊपर देखो -33, और ये एक बार +33 है, ये कट के आ जाएगा 0। 0/9 का मतलब क्या होता है, 0/9 का मतलब खुद 0 ही होता है ना। 0/9 का मतलब क्या होगा, खुद 0 हो जाएगा। तो देखो ये चीज, एक चीज तो हमने वेरीफाई कर ली कि जो जीरोस थे वो तो ये तीनों के तीनों जो गिवन है वो 0 है, ठीक है। तो ये तो चेकिंग कर ली, क्वेश्चन की डिमांड थी तो चेक करना पड़ता था। दूसरी चीज, अब हम आएंगे मेन पॉइंट के ऊपर जो हमने सीखा है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब रिलेशनशिप को चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला रिलेशनशिप क्या बताया था मैंने आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम क्या होगा -b/a, ठीक है। चेक करो अल्फा की वैल्यू, अब क्या हो जाएंगे ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे जीरोस हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दो, यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, इसको मिटा के पहले लाइन लिख देते हैं। सो 3 -1 -1/3
आर दी जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है, जीरोस हैं ये, ठीक है, लेट देम टू बी, क्या मान लो इनको, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा मान लो। अब इनको चेक करते हैं, देखो तो पहला रिलेशनशिप क्या आएगा यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। अब बी क्या होता है, बी क्या होता है किसी भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर, बी होता है ये वाला, है ना, एक्स स्क्वायर की पावर, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है, -5, तो यहाँ पे लिख देते हैं -5। ए की वैल्यू क्या है, 3। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का सम लिख देते हैं, अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1 है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक बार, ये हैगा -1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो ये तो हो जाएगा कितना, माइनस और प्लस माइनस, यानी कि -1 और 3 में से -1 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखो और ये कितना है, 2 प्लस, और ये माइनस का हो जाएगा बाहर आके, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -5/3, और यहाँ पे क्या था देखो, -5/3 था, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो रिलेशनशिप है वो तो वेरीफाई कर लिया, ठीक है। सेकंड वाला भी वेरीफाई करते हैं, देखो सेकंड वाला रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, -d/a, है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, पहला जीरो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1/3, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट, ओ सॉरी वो क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है -3, तो माइनस का साइन ये फॉर्मूले का आएगा, फिर क्या है -3। याद रखना जो साइन है ना उसको बहुत स्मार्टली लिखना है, यहाँ पर माइनस गिवन है तो आपको माइनस में ही लिखना है, और फॉर्मूले में ऑलरेडी एक माइनस है तो उसको आपको बाहर लिखना है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। अब देखो सॉल्व कर लो, इस 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। दोनों नंबर का कौन सा रिलेशनशिप है, मल्टीप्लीकेशन का, जब मल्टीप्लीकेशन का रिलेशनशिप होता है, देखो ना मल्टीप्लीकेशन का रिलेशनशिप है, तो जब मल्टीप्लीकेशन का रिलेशनशिप होता है, तीनों या चारों या पांचों या कितने भी नंबर्स के बीच में, सारे के सारे अगर मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में सारे के सारे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सा रिश्ता हो जाता है, डिवीजन का। तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 1 और 1, ऊपर वाला देखो ये -1 है, ये -1 है, तो -1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो माइनस की मल्टीप्लाई -3 से होगी तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 3, प्लस के 3 से नीचे वाला प्लस का 3 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, 3 बन जाओ 3 बन जाओ, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो दूसरा रिलेशनशिप भी यहाँ पर हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। एक और रिलेशनशिप है, उसको इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, ठीक है, वो यहाँ पे बताता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो जो तीसरा रिलेशनशिप है वो क्या था हमारा, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, बीटा एंड गामा का प्रोडक्ट, और गामा एंड अल्फा का प्रोडक्ट क्या होता है, C/A, ठीक है। अब जो जीरोस थी वो लिख दो, पहली जीरो क्या थी हमारी 3, अल्फा 3 थी, और बीटा क्या थी यहीं से देख लो चलो, -1, फिर क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, सॉरी बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, ये जो है ये दोनों प्लस का है, हाँ, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, ठीक है। अब देखो बीटा की वैल्यू क्या है, -1, मल्टीप्लाई बाय गामा की वैल्यू क्या है, -1/3, प्लस गामा की वैल्यू क्या है, -1/3, और अल्फा की वैल्यू क्या है 3, इज इक्वल का साइन यहाँ पर आ जाएगा, ये इक्वल टू का साइन, ठीक है। फिर क्या है C/A, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर देखो, -11 है C की वैल्यू, तो -11 ही लिखेंगे, और A की वैल्यू 3, ठीक है। ये तो आगे सॉल्व होगा नहीं, ठीक है, इसको सॉल्व करके चेक करते हैं क्या -11/3 आता है कि नहीं आता है। देखो ये हो जाएगा -3, देखो इस माइनस के साइन से माइनस का साइन कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1 आ जाएगा, तो ये पूरा आंसर क्या आ गया, 1/3, ठीक है। इसको देख लो, इस 3 से ये 3 कट गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल गिव यू अ -1, ठीक है।
तो ये आ जाएगा -1। देखो -1 और -3 क्या हो जाएगा, -4। तो ये तो आ गया आपका -4, -4 प्लस 1/3। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करो, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 4 जा 12, तो ये हो गया 12, और 12 में से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 12 प्लस 1 और नीचे 3। तो 12 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 11 और नीचे 3, और यहाँ पर भी क्या था, माइनस का 11 और 3। तो ये आ गया सेम। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, उसके बाद में बस लिखना क्या है, वेरीफाइड। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है -12 प्लस 1, या आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। यहाँ पे एलसीएम लो, फिर उसको सॉल्व कर लो आगे। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3। 3 की डिवाइड करो 1 से तो आएगा आंसर 3। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो -12। फिर 3 की डिवाइड करो इस 3 से, आएगा आंसर 1। 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर दोगे तो आएगा प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो -11/3। ठीक है, और डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे -12 और प्लस 1 क्या होगा, -11। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के कई सारे तरीके हैं। जहां जहां पे कोई आप नया तरीका सीखो उसको लिख लो साइड में, और फिर उससे 1-2 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। यकीन मानो, जब बड़ी क्लास के अंदर आपको कैलकुलेशन बताई या समझाई जाती है ना, तो वो आपका काम इजी करने के लिए ही होती है। ठीक है, खैर ये तीनों के तीनों वेरीफाई हो गए, बस इसको यहीं तक करना था। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।